यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि ये लोग आपका ये जो है कि आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल है। उसके बाद हम 4 नंबर से देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको सभी का जो है कि क्वेश्चन का बुक और पीडीएफ सभी मिल जाएगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत का स्थान क्या था। यानी भारत का स्थान 2017 में जो है कि वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत का स्थान क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 137वां था। कितना था, 137वां था। जबकि हम 2018 की बात करें तो 2018 में क्या था आपका 136वां था। ठीक है, उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में कितना था, तो 163वां था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और उसके 163वां से जो है कि भारत जो है कि 141वां पर आ गया था। कब ये, जबकि वैश्विक शांति सूचांक 2019 में 163 देश में कितना, 163, ये क्या है आपका देश है, क्या आपका देश है। देश में जो है कि कितना पे भारत है, तो 141वां स्थान पर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचांक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक आर्थिक एवं शांति स्थान द्वारा जारी किया गया है। कहाँ, थिंक टैंक एवं आर्थिक शांति स्थान द्वारा जारी किया गया, इसको भी याद रखिएगा। इसमें प्रथम स्थान आयरलैंड तथा आयरलैंड का अंतिम स्थान जो है कि अफगानिस्तान का था, इसको भी याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचांक 2021 में भारत का स्थान कितना है आपका, 135वां है। कितना आपका 135वां, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका इन ए फ्री टेस्ट। इन ए फ्री टेस्ट के लेखक कौन है, इन ए फ्री टेस्ट के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी एस नयापाल। बी एस नयापाल जो है कि इन ए फ्री टेस्ट लेखक हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये एक प्रकार का बुक है। ठीक है, इन ए फ्री टेस्ट बुक का लेखक कौन है, तो ये आपका बी एस नयापाल है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। अगर इन ए फ्री टेस्ट के लिए इन्होंने नोबल पुरस्कार, नोबल जो है कि बुकर अवार्ड भी मिला था इनको, बुकर अवार्ड भी मिला था इनको। और उसके साथ साथ बी एस नयपाल को जो कि भारत मूल के ब्रिटेन नागरिक है, इसको भी याद रखिएगा आप। उसके साथ साथ इसके जो है कि नोबल पुरस्कार 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में इसको नोबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका ये आपका कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या आप सभी को पूछ रहा है कि मानव शरीर का समान तापमान क्या है। मानव शरीर का समान तापमान क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट जो कि मानव का शरीर का तापमान होता है। उसके बाद मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 36.9 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ अगर हम बात करें अंगोला की राजधानी कहाँ है आपका, अंगोला की राजधानी आपका कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लुआंडा जो है कि अंगोला का राजधानी है। लुआंडा क्या है आपका, अंगोला का राजधानी। उसके बाद अंगोला की मुद्रा का नाम क्या है आपका, ख्वाजा। अंगोला के मुद्रा का नाम क्या है आपका, ख्वाजा। उसके बाद जाम्बिया की राजधानी बात करें हम तो लुसिका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ आपका, लुसिका है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कांगो की राजधानी आपका क्या है, कांगो की राजधानी किनशाहा। कांगो का ये राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद लाइबेरिया की राजधानी आपका क्या, आपका मनोरेविया कहाँ का आपका, लाइबेरिया का राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किसका होता है, तो लाल रंग के लिए अधिक होता है, लाल रंग के अधिक होता है, इसको भी याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसको भी याद रखिए। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का परिकिरणन सर्वाधिक होता है तो लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परिकिरणन के कारण ही आकाश का कलर जो है कि नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, क्या यदि किसी तार के खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका जो है कि प्रतिरोध
रोध का कितना हो जाएगा, प्रारंभ प्रतिरोध से कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये चौगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, चौगुना हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा का आपका क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा होता है आपका ओम मीटर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर प्रतिरोध के प्रभावित करने वाला कारक की बात करें, हम प्रतिरोध के प्रभावित करने वाला कारक का नाम, कारक कितने हैं, तो ये आपका लंबाई है, तापमान है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, उसके बाद पदार्थ की प्रकृति है। ये सब क्या है आपका प्रतिरोध का प्रभावित करने वाला कारक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ ये भी रखिएगा शुद्ध धातुओं में प्रतिरोध तापमान से समानुपाती होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हल्दी के पौधे का खाने का लायक हिस्सा कौन सा होता है। हल्दी के पौधे जो हम लोग खाते हैं उसके खाने लायक हिस्से को कौन सा हिस्सा को खाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राकंद। प्राकंद मतलब होता है आपका तना, प्राकंद मतलब क्या होता है आपका तना होता है, ठीक है। प्राकंद मतलब क्या होता है आपका तना होता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मूली का, जो है कि मूली कुछ है जो कि मूली जड़ है, मूली एक प्रकार का क्या है आपका, तो एक प्रकार का जड़ है। उसके बाद गाजर क्या है, एक प्रकार का ये भी जड़ है, जो किस जड़ के नाम से जाना जाता है, शंकु जड़ के नाम से जाना जाता है। सिंघाड़ा किस जड़ के नाम से जाना जाता है, इस सबको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद पान किस जड़ के नाम से जाना जाता है, वो भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन और करबी ये जो है ये सभी जो है कि तना का उदाहरण है, तना का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है उसी को, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका अध्ययन कराता है, माइकोलॉजी सवाल का अध्ययन कराता है। और उसी से अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन कराता है, और माइकोलॉजी आपका कवक का अध्ययन कराता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पोलोडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या, पोलोडोलॉजी। उसके बाद फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन ऑर्थ्योनोलॉजी। उसके बाद छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी। उसके बाद आपका वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, डेंटोलॉजी। उसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। तंत्रिका तंत्र या नाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। उसके बाद अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, न्यूमरोलॉजी। उसके बाद हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और मोलस्का विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, कार्कोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। हार्स गैस या लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस यहाँ है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब लाफिंग गैस को ही N2O कहते हैं। इसका जो है कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, आप सभी को कमेंट बताना है कि N2 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी का साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका पॉलीथीन इनमें से किसको पोलीमराइज करने में बनाता है, पोलीमराइज करने में करके बनाता है, किसको बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये बनाता है आपका C2H4 को बनानी एथिनील जो है कि आपका एथिलीन क्या है आपका बहुलक है पॉलीथीन का, एथिलीन क्या है आपका बहुलक है पॉलीथीन का, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ याद रखिएगा अब रबड़ एक आइसोप्रोपिन है बहुलक का, रबड़ क्या है आपका आइसोप्रोपिन है, रबड़ जो है कि आइसोप्रोपिन है बहुलक का, ठीक है, बहुलक है। उसके बाद अगर बात करें हम पॉलीएस्टेरीन किसका बहुलक है, तो ये आपका एस्टेरीन का बहुलक है, किसका, एस्टेरीन का बहुलक है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक कुकर वेयर में किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग। उसके बाद पीवीसी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का प्रयोग बहुलक है। उसके बाद इसका उपयोग जो है कि पाइप में किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी, कि लागू किया गया था, कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। कब, अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी कि 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा अधिकार कानून लागू किया गया था, और सर्वेक्षण अभियान 2000 से 2001 में लागू किया गया था। शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था, और नई शिक्षा नीति जो है 1986 में लाया गया था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरी रंगन समिति में सिफारिश लाया था, इसको भी याद रखिए आप सभी का। क्लोरोफिल कौन सा
तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ साथ ये भी रखिएगा, क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश को अधिक सक्रिय करता है। उसके साथ क्लोरोफिल पत्तियों का हरा भाग को क्लोरोफिल का कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण भी क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है कि जल से प्राप्त होता है। उसका सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, इस कारण से मिट्टी के तेल रखा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यावर्त का सिद्धांत नीति का प्रस्तुत किया था? किस गवर्नर ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि व्यापक सिद्धांत का नीति प्रस्तुत किया था। इसको भी याद रखिएगा। किस वर्ष किया था? तो 1948 ईस्वी में लाल डोहरी द्वारा व्यापकगत जो है कि 1848 ईस्वी में लाल डोहरी द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ इस हड़प नीति के द्वारा जिस शासक ने पुत्र नहीं थे उसे उस राज्य को हड़प लिया करता था। इसके अंतर्गत गोद लेने वाली प्रथा को अस्वीकार कर दिया था। सतारा राज्य के 1948 में मिलाया गया जो हड़प नीति का पहला शिकार हुआ था। 1956 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध राज्य को मिलाया था। इसको भी याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका मुंबई में। कहाँ आपका? मुंबई में स्थित है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारतीय प्रत्यय और विनिमय की बोर्ड मुख्यालय कहाँ आपका? मुंबई में स्थित है। उसके साथ साथ सेबी क्या आपका? सेबी जो है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी। सेबी की 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है। इसको भी याद रखिएगा। सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च स्थान है। सेबी एक प्रकार का जो है कि ये शेयर बाजार है और दला स्ट्रेन मुंबई के स्थित एक शेयर बाजार है। उसके बाद बाय स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी एक प्रकार का शेयर बाजार है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो है कि जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका स्टेटमेंट क्या होगा आपका? पावापुरी में बिहार में जो है कि जल मंदिर अवस्थित है। पावापुरी में जल मंदिर अवस्थित है। पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म की तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद महावीर के जन्म किस वर्ष हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। उसके बाद महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थक थे महावीर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य ने जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? यानी कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेमू ग्लेशियर कहाँ में? आपका सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ आपका? सिक्किम में अवस्थित है। उसके साथ आप याद रखिएगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर के जेमू ग्लेशियर संबद्ध हैं। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डन ऑस्ट्रेलियन है जो पाकिस्तान पिएको में है। उसके बाद भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है। उसके बाद जेमू ग्लेशियर जो हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे बड़ी ग्लेशियर है जिसकी जो है कि हाइट कितना है आपका? 26 किलोमीटर। कितना? 26 किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो कि ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा हेल्पलाइन हिमन है। उसके बाद तीस्ता नदी का उद्गम स्थान जेमू ग्लेशियर से है। भारत में प्रमुख हिमंद है, कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। नुब्रा हिमंद, उसके बाद चोंग हिमंद, उसके बाद रीमो हिमंद, हरी पर्वत हिमंद, उसके बाद नुनु कुनु हिमंद, उसके बाद व्यास कुंडल हिमंद, उसके बाद चंद्र हिमंद, उसके बाद मियार हिमंद, उसके बाद किलीलोंग हिमंद इत्यादि। ये सब क्या था आपका? भारत के प्रमुख हिमंद के नाम। ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया को कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जापान से लिया गया। कहाँ से? जापान से लिया गया। उसके साथ साथ भारत के कानून शासन ब्रिटेन से लिया गया। भारत के कानून का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
ही है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया को ही वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, भारतीय भारतीय वन्य जीव भारतीय जीव वन वन्य जीव स्थान संस्था कहाँ पे अवस्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका देहरादून में। कहाँ आपका? देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्था अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में हुआ था। उसके साथ भारत में पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अवस्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में अवस्थित है। कला और भारत कला भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में अवस्थित है। उसके बाद उच्च अक्षांशीय अनुसंधान प्रयोगशाला के गुलमार्ग में अवस्थित है। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा होता है आपका? पेट्रोलियम होता है, उसके बाद डिडोरियम होता है, उसके बाद टाइटेनियम होता है, इसको भी याद रखिए। पेट्रियम क्या आपके न्यूट्रॉन में नहीं पाया जाता है। उसके साथ हाइड्रोजन का उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया में उत्पादन में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। गैसोलीन के उत्पादन के हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जिस प्रकार इथियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जीरोटोलॉजी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। उसके साथ साथ ये भी आप रखिएगा, ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है। औषधि तापों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका फार्माकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमी कहा जाता है। उसके बाद प्रागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कौन सा द्वीप प्रबल भित्ति से निर्मित है? प्रबल भित्ति से निर्मित है, इसका राइट आंसर है कौन सा द्वीप? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये आपका बरमुंडा द्वीप जो है कि प्रबल भित्ति से स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यह उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा द्वीप मिलते हैं और दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेट हेलॉन द्वीप मिलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आपसे 20 की सबसे बड़ी प्रबल भित्तियां ग्रेट बैरियर रीफ हैं, जो कि क्वींसलैंड में पश्चिमी पे, क्वींसलैंड के समीप पे हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? बिहार में जो है कि सेवा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये लागू किया गया था आपका 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, लोकसभा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा शिकायत निवारण अधिकार एक्ट 2015 में लाया गया था। लोक शिकायत निवारण अधिकार के एक्ट को 5 जून 2016 में पूरा बिहार में लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का संकेत किससे माना जाता है? वायु प्रदूषण का संकेत किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? लाइकेन को माना जाता है। किसको? लाइकेन को माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कि एक कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के सहचर्य परिणाम स्वरूप मानता है। लाइकेन सजीविता का उदाहरण है। लाइकेन के शैवाल द्वारा भोजन और कवक द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लाइकेन एक लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। टेक्टोरिया नामक लाइकेन के लिटमस पेपर को निर्माण में प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टमाटर का
मोटर कार का हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कार का हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किया जाता है आपका अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? गाड़ी के चालक के पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का लेंस हम बोल रहे हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपका कहाँ कहाँ किया जाता है उसको देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा एवं सोलर कुकर आदि में ये क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी भी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण को धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका? उभरा हुआ भाग जो है कि परावर्तक सतह होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, व्यास सम्मान 2017 के किससे सम्मानित किया गया है, यानी किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कि ममता कालिया को सम्मानित किया गया था। ममता कालिया को सम्मानित किया गया। 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जुगड़ी को दिया गया है। जो यह पुरस्कार 1991 से दिया जाता है। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? 1991 से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान भारत को दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। 2019 में व्यास सम्मान नारिशिका वर्मा को दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अब भी अगर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से हैं? किस नृत्य जो है गुजरात के गरबा से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झिझिया। झिझिया जो है कि गरबा से हैं। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें, बाहर गुजरात में जो है कि डांडिया और गरबा नृत्य की तरह झिझिया नृत्य की नवरात्रा पर किया जाता है। डांडिया और गरबा का प्रभाव बढ़ गया है। जो बिहार में पुरानिक झिझिया नृत्य हो चुका है। उसके बाद झिझिया नृत्य जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर कुमारी लड़कियों द्वारा अपने सिर पर जलते हुए दीपक एवं छिद्र वाला घड़ा रखकर किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप। उसके साथ भारत में कौन सा पार्टी समानता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है आपका समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें कि समाजवादी जो है कि स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय पार्टी की सामान्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, और चुनाव आयोग के अनुसार 8 मार्च 8 राष्ट्रीय पार्टी 2020 के अनुसार कितना? चुनाव आयोग के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी का स्थापना 1964 ईस्वी को हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है आपका? जल है। ठीक है, जल है। अगर बात करें प्लाज्मा, ये एक रक्त का अजीवित तरल भाग है। क्या है? ये एक जो है कि रक्त का अजीवित तरल भाग है। रक्त का प्लाज्मा 55% भाग प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और 0.1% ग्लूकोज और अन्य सभी और शेष अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त का निकाय 3 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सीजन की परिवहन में सहायता करती हैं। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ बात करते हैं, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसको भी याद रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना
मजहरुल महजूर हक महजूर हक इसको भी याद रखिएगा। मौलाना मजरूल हक को फकीर कहा जाता था और बिहार होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया था। उसके बाद भारत में होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि मौलाना मजहरूल हक जो कि मदरलैंड नामक से समाचार पत्र निकालते थे, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है आपका 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें हाथ में हड्डियों की संख्या कितना होता है आपका, तो 60 होता है। कौन कौन सी होती हैं उसको भी याद रखते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल और फ्लैंजेलाई, ये आपका हाथ के हड्डियों की संख्या है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना होता है आपका, 300 होता है। बच्चों के हड्डियों में संख्या कितना, 300 होता है। और हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में जो है कि कैल्शियम, ट्राइकैल्शियम और फास्फोरेट से बनी होती हैं। हड्डी क्या चीज बने होते हैं, ट्राइकैल्शियम और फास्फोरेट से बनी होती हैं। और अगर बात करिए हम सबसे बड़ी हड्डी की बात, तो फीमर होती हैं जो कि पैर की हड्डी है। अगर पैर की हड्डी की बात करें हम, तो ये 60 हड्डी पाया जाता है। कौन कौन सा, उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। कौन कौन सा, तो वो आपका होता है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेला, इसको भी याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि न्यू इंडिया किसकी पुस्तक, न्यू इंडिया पुस्तक है, किसने लिखा था, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट है। भारत भारतीय किसने लिखा, भारत भारतीय पुस्तक है, इसका जो है लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद भारत दुर्दशा, ये जो एक पुस्तक है, इसका जो है कि लेखक कौन है, भारत तेंदु हरिचंद। गीता रहीस, इसका जो है कि आपका लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक है, ये किसका लेखक है, ये इसका लेखक है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है इसका लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये नेक्स्ट है क्या, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है आपका, NaHCO3। NaHCO3 ये जो है कि इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकारी उद्योग आदि में होता है। सोडियम सल्फेट के ग्वालियर लवण भी कहते हैं और धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग ग्लास उद्योग में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है आपका, NaCl होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, चंद्रमा से क्या, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है आपका, 3,84,365। 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहलाता है आपका, सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा अगर गुरुत्वीय त्वरण की मान कितना होता है, 1/6 पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण होता है। चंद्रमा का व्यास की बात करें तो 3,480 किलोमीटर होते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी पर द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। चंद्रमा के जीवाश्म ग्रह जो है कि उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबर्टी पर्वत पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ बात करते हैं कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, वो महिला का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है आपका लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल है, लक्ष्मी सहगल है, इसको भी याद रखिएगा। लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी और कदामिनी गांगुली कांग्रेस में भाग लेने वाली
भाग लेने वाली तथा भाषण देने वाली प्रथम महिला थी। कौन? प्रथम महिला थी, इसको भी याद रखिएगा आपसे। कदामिनी गांगुली स्थान तक चिकित्सा करने वाली प्रथम भारत की प्रथम महिला थी, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट लेंगे, दिए गए विकल्प में बेमल शब्द कौन सा है? बेमल शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन एक प्रकार का क्या है? ये कार्बन एक प्रकार का गैस है, बाकी बात जो जबकि ठोस जो है कि ये सभी ठोस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉलर मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉलर पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें 1951 से 1956 तक के अवधि में चला गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस विद्वानों ने द्वारा बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो का मॉडल जो है कि पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 66 के बीच चलाया गया था। ये योजना जो है कि स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आपसे। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में। कहाँ आपका? नई दिल्ली में अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा आपसे भी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, किस देश में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 ने जीता था? यानी किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जीता था आपका इंग्लैंड। कौन जीता था? इंग्लैंड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो ये आपका 0.03%, 0.03%। इसका राइट आंसर होगा। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका किसका? तो ये क्या जाता है आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये आपका 23 जोड़े पाए जाता है। कितना? 23 जोड़े पाए जाता है। अगर मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तो 46 होता है। अगर कुत्ता के गुणसूत्र की बात करें तो 78 होता है। कबूतर की बात करें तो 80 होता है। उसके बाद चैंपियंजी की बात करें तो 48 होता है। मच्छर की बात करें तो 6 होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होता है। बिल्ली में 38 होता है। खरगोश में 44 होता है। घोड़ा में 64 होता है। चूहा में 40 होता है। इसको भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद चिल्का जो है कि चिल्का एक तरफ पार्क है, उसके तरफ राज्य है। चिल्का कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में। उसके बाद आपका पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। नगर होल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? कर्नाटक में। रोहिला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पखोई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। पेरिया नेशनल पार्क कहाँ है आपका? केरल में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है आपका? असम में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्च नामक पुस्तक किसने लिखी थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये लिखा था आपका किरण देसाई। किसने लिखा है आपका? किरण देसाई ने लिखा है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2010 में हुआ था। किस वर्ष? 2010 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक कोयला के लिए जाना जाता है, इसको भी याद रखिए। अगर विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश किसको माना जाता है? तो चीन को माना जाता है। एंथ्रासाइड कोयला का सबसे उत्तम किस्म होता है और पीट कोयला सबसे निम्न किस्म होता है, इसको भी याद रखिएगा। शोल्डर मिश्रण है किसका है? तो टीन और जस्ता का, टीन और सीसा का जो है कि मिश्रण है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ अगर बात करें टीन जो है कि कितना आपका होता है, तो ये 67% और आपका जस्ता कितना होता है, सीसा कितना होता है आपका? 33%, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, जब आप
जब आप सड़क पर एक अंधी महिलाओं को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? तो जाकर उसकी मदद करते हैं। क्या करना चाहिए? उसको जाकर मदद करना चाहिए। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? द मान बुकर पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने जीता था? जॉन सॉर्डर ने जीता। जॉन सॉर्डर ने जीता है। मटर का मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है? मटर का मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम के कमी के कारण मटर का मार्स रोग हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ आप रखिएगा नींबू में डाइवेक रोग जो है कि तंबा की कमी के कारण हो जाता है। उसके बाद धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी के कारण हो जाएगा। गाजर में कोटोर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूरदराज क्षेत्रों में ऊर्जा का सुनिश्चित करवाना, यानी दूरदराज क्षेत्रों में ऊर्जा का नियंत्रित मतलब सुनिश्चित करवाना। इसको भी याद रखिएगा। इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, तारपीन का तेल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? चीड़ से। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए विकल्प में मेमेल शब्द क्या है? मेमेल शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो मेमेल शब्द हो जाएगा आपका प्रकाशन। प्रकाशन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रकाशन से संबंधित है और साथ सभी जितने भी है ये क्या है आपका? व्यक्ति से संबंधित है। जैसे इतिहासकार व्यक्ति हो सकता है, लेखक व्यक्ति हो सकता है, कभी भी व्यक्ति हो सकता है। ये आप सभी इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर हर हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया गया था आपका नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था 2016 में। इसको भी याद रखिएगा। दूध का एक उदाहरण है। दूध क्या एक प्रकार का पायस है? दूध क्या एक प्रकार का पायस है? इसको भी याद रखिएगा। दूध एक प्राकृतिक पायस है। दूध द्रव में द्रव का परिवर्तन ही दूध कहलाता है उसका। जबकि कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे कण के सारे कण के प्रक्षेपित होते ही लेकिन घुलते ही नहीं है, तो उस कोलाइड को पायस कहते हैं। पेंट एक कृत्रिम पायस है। रक्त सोल कोलाइड है। उसके बाद किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का प्रक्षेपण एरोसोल कहलाता है। द्रव में गैस का प्रक्षेपण झाग कहलाता है। जेल का उदाहरण जेली और जिलेटिन होता है। जेल का उदाहरण जेली और जिलेटिन होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसे? किसी सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है। किस सेल का उपयोग जो है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कितना नंबर? 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप डायरेक्ट 125 नंबर क्वेश्चन ये रहा। उससे पहले आपका मैथ और रीजनिंग था, उसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या आपका? बोध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो ये था आपका कमल और साढ़। कमल और साढ़ बोध का प्रतीक का जन्म मतलब बोध के जन्म का प्रतीक था कमल और साढ़। इसको भी याद रखिएगा। इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ आपका? पटना में। और जो है कि बुद्ध की बात करें, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और अंतिम उपदेश जो है कि कुशीनगर में दिया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अपने पद से इस्तीफा देने वाली प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मोरारजी देसाई थे। ये जो है कि क्या हुआ था? ये जो है कि आपने जो है कि मतलब इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से प्रधानमंत्री का। इसको भी याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में कब लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये लागू किया गया था आपका 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 1957 में पंचायती राज की बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का अनुशंसा की गई थी। इसको भी याद रखिएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्या आपका 9 नंबर में है, कौन जो है चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं थे, यानी भाग नहीं लिए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है कि चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। और इस किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह था। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण में तिनकठिया पद्धति को गांधी जी ने समाप्त किया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध में किया था। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका ईरान में। कहाँ आपका ईरान में, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा दस्ते ए लूट, ये दस्त है और एक दस्ते हैं, इसको भी याद दिमाग में रखिएगा। दस्ते ए लूट मरुस्थल कहाँ आपका पूर्वी ईरान में, क्या आपका पूर्वी ईरान में, इसको भी याद रखिएगा। सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट रहिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राउल एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में कहा था कि अपील वकील दलील के व्यवस्था का अंत कर दिया जाएगा, किसने कहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू ने कहा था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था, किस वर्ष किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1504 ईस्वी में किया था, 1504 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन सा था आपका बहलोल लोधी था, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश के लोधी वंश था, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने ही किया था। भारत के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। इन्होंने भूमापन के लिए गज ए सिकंदर विकसित करवाया था। इन्होंने आगरा में अपनी राजधानी बनाया था, किस पर 1506 ईस्वी में बनाया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका 1857 के क्रांति के में पटना में विद्रोह नेतृत्व किसने किया था, किसने नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर होगा पीर अली ने यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति से पटना से। 1857 के क्रांति के शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से, तो वो था आपका मंगल पांडे थे। बिहार में जो है कि विद्रोह शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 जून 1857 में रोहिणी गांव के देवघर से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले अंतिम नायक तात्या टोपे थे, जो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा मारा गया था। ये जो है इसका दोस्त मानसिंह ने इसे धोखा दिया था, जो कि इसे ब्रिटिश सरकारों से मारा गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गया था। कुमार सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। पीर अली ने पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में पटना के कश्मीर विलियम टेलर ने बलपूर्वक दबा दिया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद बेंजुला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बेंजुला घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा लॉनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका लानोस कहा जाता है, लानोस कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1929 में हुआ था। किस वर्ष हुआ, 1929 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका रजमाना किसका फारसी अनुवाद है, इसका राइट आंसर हो जाए आपका महाभारत का। किसका, महाभारत का। महाभारत और रामायण का भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, इसका प्राचीनतम नाम जय संहिता है, और इसका फारसी अनुवाद रमजमा नामक बंदुई ने नकवी खा शेख सुल्तान ने किया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा था। रामायण का फारसी अनुवाद बादुइनी नवकीब खास शेखर आदि ने किया था। महात्मा गांधी के रचयिता वेद व्यास थे, और रामायण का वाल्मीकि और रामचरितमानस का तुलसीदास द्वारा लिखी गया था, और उत्तर
उत्तर रामचरित्र जो है कि भवभूति द्वारा लिखी गई थी। उसके साथ साथ महाकाव्य पतंजलि द्वारा लिखी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। कामसूत्र वत्स्यान जो वत्स्यान द्वारा लिखा गया था, इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलता है, भारत में नियंत्रक महालेख परीक्षक का कार्यकाल होता है, कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ चोटी है? किस क्षेत्र का? ये आपका सतपुड़ा का है। किसका? आपका सतपुड़ा का। इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इसकी सबसे जो है कि चोटी एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है। कितना उसका ऊंचाई? 8,848.86 मीटर है। इसको भी याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,586 मीटर। उसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन क्या है आपका? K2 है, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका? 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका दोदा बोटा होता है। उसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आइनमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बाटा दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी है, जो मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची अमरकंटक में, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक में है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को कि बोकारो स्टील लिमिटेड सर किसकी मदद से मतलब बनाया, किसकी मदद से स्थापित किया था? बोकारो स्टील लिमिट से किसकी सहायता से जो है कि बनाया गया था? ये सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे आयरन स्टील कंपनी कौन सा है? तो बोकारो है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवधि 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण स्थापित कारखाना, जो कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भलाई इस्पात संयंत्र, जो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था? किस पुस्तक में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पार्टी एंड अन ब्रिटेन्स रूल इंडिया में किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, अस्पृश्यता छुआछूत के अंत संबंधी अबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगर हम 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें, तो इसमें है क्या? 15 के अनुसार आपका जाति, धर्म, वंश, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 14 की बात करें हम, विविध की समक्ष समानता, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है आपका? 17 में जो है कि अवसर की समानता है, और भारत संविधान के प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार से हैं। उसके बाद अनुच्छेद 14 से हम बात करते हैं, 14 से 18 तक में समानता के अधिकार है, जिसे बंधुआ मजदूरों का उन्मूलन एक्ट 1946 में लाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या था आपका? फिरदौसी ने किया था। किसने? फिरदौसी ने किया था इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है आपका अबुल फजल। ये पुस्तक है, इसकी जो है कि लेखक कौन है? अकबरनामा जो है कि लिखा था। उसके बाद अबुल फजल पुस्तक है, उसका जो है कि आईने अकबरी ने लिखा था। उसके बाद अलबुरनी पुस्तक है, उसका लेखक ने किताब अल हिंद लिखा था। इसको भी याद रखा। इस किताब को तहतकी एवं हिंद भारत की खोज के नाम में भी जाना जाता है। अमीर खुसरो के तूती ए हिंद भारत का तोता भी कहा जाता है। तबला ता सितारा के आविष्कार श्रेय में इन्हें भी जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नील आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से, यानी बंगाल से चलाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नील आंदोलन 1859 से 60 के आसपास चलाया गया था। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों की दयनीय हालत की व्याख्या की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था। इनके नेता बसखी जंग बंधु थे। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका?
उसके साथ साथ आपका क्या है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा के बीच को क्या कहता है? 38वां समांतर रेखा। क्या? 38वां समांतर रेखा। उसके बाद अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान को जो भारत और पाकिस्तान, उसके बाद 49वीं समांतर रेखा क्या करता है? ये यूएसए और कनाडा से सीमा देश के बीच बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। मैकमोहन रेखा क्या करता है? ये भारत और चीन 1914 में। उसके बाद मेन रहीम रेखा क्या करता है? रूस और पोलैंड। उसके बाद मैग्नोटा रेखा क्या करता है? जर्मनी एवं फ्रांस। उसके बाद हिंडबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। इसको भी याद रखिए आप सभी का। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1943 में किया था। उसके साथ जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के प्रेरणादायक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे ना, लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं, जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा चलाया गया था। किस बार चलाया गया था? तो 1945 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 एवं 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जुड़ जाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।